सर ठीक है, ऐसी ठीक है सर। मीडिया से आए हुए मेरे सारे भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। नई दिल्ली विधानसभा से एनसीपी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार घोषित किया और 17 तारीख कल 2 बजे मैं अपने 4 आदमियों के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए वहां डीएम ऑफिस पहुंचा। तो पहुंचने पर एक पहला चेक पोस्ट था जहां पर मुझे कहा गया कि आप अपने 4 आदमियों के साथ आप अंदर आइए। 2 बजे मैंने वहां दाखिल अंदर घुसा। उसके बाद 2 मिनट लगे मुझे डीएम ऑफिस पहुंचने में। तो 2:02 पे या 3 मिनट पे रजिस्टर में मैंने एंट्री करके डीएम ऑफिस में मैं घुसा। उसके बाद AC40 का जो रूम था, रूम नंबर 7, इसमें ओम प्रकाश पांडे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके गेट पे द्वार पे 2 अधिकारी खड़े हुए थे। मैंने कहा कि मुझे पर्चा दाखिल करना है। उन्होंने बोला कि अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाके वेट कीजिए। मैंने कहा कोई प्रक्रिया है क्या? कोई टोकन देते हैं, टोकन दीजिए। कोई एंट्री करनी है, एंट्री कीजिए। उन्होंने आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठिए, हम आपको बुलाते हैं। तो मैं आधे घंटा तक वहाँ बैठा रहा। उसके बाद इधर उधर घूमता रहा। 3 बजे एक आवाज़ 2:50 पर एक अंदर से वो आए तो बोले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे रूम के अंदर आ जाइए। उनका एक छोटा सा रूम है, उसमें उनके खुद के अधिकारी 5-7 अधिकारी बैठे हुए हैं। तो वो ऐसा कियोस हो गया वहाँ पे कि 5-7 लोग तो अंदर जा पाए, 2-3 लोग अंदर नहीं जा पाए। तो हमने कहा कि हम घुस नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए, आपका सबका लिया जाएगा, आप वेट। हम उसी तरह उनकी बातों पर विश्वास करते हुए हमने वहाँ वेट किया। लेकिन 3:30 बजे जब हमने फिर कोशिश की, उन्होंने बोला कि जो अंदर आ गए उनका फॉर्म लेंगे, जो बाहर आ गए उनका फॉर्म नहीं लिया जाएगा उनके पास। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है? वो चेक पोस्ट जहाँ पर 1+1+4 की एंट्री है, या वो चेक पॉइंट जहाँ डीएम ऑफिस की एंट्री या रजिस्टर में एंट्री होती है, या आपका कमरा जहाँ पे अंदर घुस के मुझे आना है, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा करके आना है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। फिर मैं डीएम ऑफिस के मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा सर आप वीडियो देख लीजिए, मेरी एंट्री है, मेरे साथ आदमी है, रजिस्टर देख लीजिए। अगर मैं 2 बजे यहाँ पे नहीं आया तो आप मेरा फॉर्म मत लीजिए, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। उन्होंने बोला ठीक है मैं पता करता हूँ, आप बैठिए। आश्वासन दिया। आश्वासन के सिलसिले में मैं वहाँ 5-5:30 तक बैठा रहा। जब 5:30 बजे मैं उनके ऑफिस के आगे खड़ा ही हो गया कि मुझे इनसे मिलना है, मुझे दाखिल करना है, तो 6:30 बजे एसडीएम साहब की आंख खुली और उन्होंने अंदर बुलाया कि बताइए क्या बात है। मैंने कहा सर एनसीपी आपको बता चुका हूँ, 2 बजे का बता रहा हूँ कि मुझे पर्चा दाखिल करना है, मेरे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं। बोलिए आपका पर्चा नहीं ले सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि 3 बजे आप अंदर नहीं आ पाए। मैंने कहा सर वीडियो देख लीजिए, रजिस्टर में एंट्री है वो देख लीजिए। अगर मैं 2 बजे या 3 बजे से पहले नहीं आया तो मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आप मेरा पर्चा लीजिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कानून कौन सा कहता है कि आपके रूम में आपके सामने आकर ही आप मेरा पर्चा लेंगे, जबकि वो रूम बंद है, आपके अधिकारी वहाँ पुलिस फोर्स खड़ी हुई है, आपके बिना परमिशन के अंदर कोई आ नहीं सकता। उन्होंने जी काफ़ी बहस होने के बाद भी, डिस्कशन होने के बाद भी मेरा पर्चा नहीं लिया। फिर मैं डीएम के पास गया, वहाँ वो खुद भी आए, बोले जी हमारी मजबूरी है, 3 बजे से हम ले नहीं सकते। वो मुझे कानून पढ़ाने लगे। मैंने कहा कानून तो मैं जानता हूँ, आपको शायद प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। इस देश में राइट वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इज माई फंडामेंटल राइट, और मैं अगर टाइम और समय के प्रावधान के हिसाब से 3 बजे पहले मैं आया हूँ तो आपको मेरा पर्चा लेना पड़ेगा। उन्होंने मना किया। मना करने के बाद में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ ऑफिस गया, वहाँ पे मेरा नाम दर्ज है। बोले जी ऑफिस बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। फिर सब बात ये है कि इस देश का, इस दिल्ली का सिस्टम कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने, उनके जो कार्य अधिकारी हैं, जो ड्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो उनके इशारे पे चल रहे हैं और एनसीपी कैंडिडेट को जानबूझ करके यहाँ कंटेस्ट करने से रोका गया है। ये बड़ी दुखद बात है। मैं देश की हर नागरिक की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए इन्होंने मुझे ये मौका दिया। अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ
कि इस सिस्टम के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होगी। 77 साल की आज़ादी के बाद भी आज का हर नवयुवक, हर गरीब इंसान हो, पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, सिस्टम से ग्रसित है, परेशान है। आज ये सिस्टम ठीक होता तो मैं राजनीति में आता ही नहीं। मेरे जैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बाधा है सिस्टम की, इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की। उसको ठीक करने के लिए हमें आगे आना होगा। इसके बाद मैं लास्ट में यही बात केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि मेरे किनारे का पानी कम देखकर अपना घर मत बसा लेना, मैं वो समुंदर हूं, फिर लौट के आऊंगा। इसी के साथ मैं अपना वक्त समाप्त करता हूँ। हाँ, और हम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इस सिस्टम के खिलाफ। मुझे जो रोका गया है कि नई दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन को स्थगित किया जाए, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं तुगलकाबाद से, वो 2 बजे के करीब प्रेम खटाना जी 2 बजे ये इंटर कर गए थे, लेकिन इनकी भी फाइल को लिया नहीं गया। इस दबाव में सरकार काम कर रही है, ये आप समझ सकते हैं। तो आप देश का चौथा पिलर हैं, जब कोई हमारी बात ना सुने तो आप ही हैं जो हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। जनता की आवाज़ आप बन सकते हैं, आपकी आवाज़ जनता आप पे विश्वास करती है। हम लोग भी आपसे आग्रह करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप घर घर तक इस अपील को पहुंचाएं कि सरकार डर गई है, इसीलिए समाज सेवियों को कंटेस्ट नहीं करने दे रही है। इनको पता है कि इनके जो मंत्री थे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो लोग हार जाएंगे। एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से सीएम डरी हुई है। आतिशी के एरिया से हमारे जमील भाई, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके लोगों के साथ में एक बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ था और लोग इनको जिता के लाना चाहते थे। आतिशी जी नहीं चाहती कि कोई माइनॉरिटी का आदमी वहाँ पर सेवा करने आए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये माहौल बदलने वाला है। ये इनकलाब की घड़ी है, ये बदलाव की घड़ी होंगे जो अब साकार, हर एक ख्वाब की घड़ी। तो ये घड़ी रुकने वाली नहीं है, ये चुनाव रुकने वाले नहीं है। हम लोग और हमारे कार्यकर्ता आपको हर रास्ते पे खड़े मिलेंगे। हम लोग भी देखना चाहते हैं भ्रष्टाचारी लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कैसे इस बार विधानसभा में पहुंचते हैं। इसी के साथ हम लोग आपसे भी उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस बात को पहुंचाएं। सर, जमीन की बताएंगे कुछ कि इनके साथ क्या हुआ था? जी जी, मेरे साथ तो ये हुआ कि कितने बजे आप अंदर थे? मैं 2:10 पे मेरी पर्ची कट गई। 10,000 रुपये जो पैसे जमा होते हैं, 10,000 रुपये मैंने जमा करा दिया। मेरे तो डॉक्यूमेंट देखे नहीं गए, डॉक्यूमेंट देखा भी नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं जी आपका होगा ही नहीं, टाइम खत्म हो गया। हालांकि 2:10 पे मैं अंदर था, पर्ची भी कट गई। मेरे पास टोकन के भी वो टोकन क्या बोलते हैं, आप सारी पर्ची हैं? सारी पर्ची थी मेरे पास, लेकिन मैं भी 7 बजे तक रहा अंदर। अभी आप बाहर बैठिए, अभी वेट करिए, अभी देखते हैं, अभी करते हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। ये आरओ के सिग्नेचर के साथ में पर्ची है और टाइम भी इस पे डाला हुआ है 2:10। 2:10। मेरे तो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने देखा ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि जी नहीं आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। स्ट्रेट सीधा ही बोल दिया उन्होंने। वीरेंद्र जी, कितने आपने जो प्रत्याशी उतारे थे और कितने लोगों का जो है वो नॉमिनेशन नहीं कर पाए और कितने लोगों का स्क्रूटनी में जो है वो पर्चा खारिज हुआ? थोड़ी सी एक बार डिटेल फिर से बताइए। 7 लोगों को नॉमिनेशन करने से रोका गया अलग अलग तरीके से। बाकी 2 लोगों का स्क्रूटनी में था हमारा, वो हो गया है क्लियर। अभी हम लोग 7 लोगों के लिए भी लड़ाई हम लोग रिट पिटीशन डालेंगे, जैसा वकील साहब ने बोला है। हम ये लड़ाई को रोकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये इनका फंडामेंटल राइट है और किसी के भी हक को कोई छीन नहीं सकता। बस वो अपने लोगों को कितने दिन बचाएंगे
ये देखना बाकी है। अब कितने प्रत्याशी आपके मैदान में हैं? हमारे अभी 23 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करने हम लोग आ रहे हैं। ये पक्का है कि इस बार जो सरकार बनेगी वो एनसीपी के बिना नहीं बने वाली। वीरेंद्र जी, इसमें आप किसको दोषी मान रहे हैं? सिस्टम को, सरकार को, या किस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि क्यों ये अंतरी आपके कैंडिडेट के साथ जीती गई? देखिए, सरकार डर गई है, सबको पता है। अरविंद केजरीवाल आज की डेट में, नहीं तो नई दिल्ली से एक पढ़े लिखे एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को हमने और आपके सामने बताया कि वो 2 बजे अंदर पहुंच गए थे, उसके बावजूद भी उनको क्यों रोका गया आप समझ लीजिए। केजरीवाल साहब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और केजरीवाल साहब अग्रवाल को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा मेरा आरोप है कि एक पढ़े लिखे आदमी के साथ में ये धोखा हुआ है, उनको रोका गया है और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस बुराई को लेके कि या तो यहाँ पर दोबारा से लोगों को मौका दिया जाए, अपना जो सेवा करना चाहते हैं प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाए, वो लोग पर्चा भरें और दोबारा चुनाव हो। नहीं तो इस टाइप से जो अरविंद जी चाहते हैं वो होगा नहीं, हर जगह नहीं चलेगा। वीरेंद्र जी, एनडीए के 2 घटक दलों को बीजेपी ने समझौते भी किए हैं, क्या आपने इस समझौते के तहत कोई सीट मांगी? नहीं, देखिए, हम अलग लड़ना चाहते थे, कारण है उसका। हमें एक सीट से हम अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की है वो मेहनत वो गली गली नज़र आ रही है और हमारा कार्यकर्ता पढ़ा लिखा और समाज सेवा करने वाले लोग हैं, हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग नहीं हैं। हमने इन कार्यकर्ताओं को लीडर बनाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए बहुत मेहनत की है। अब उनको अगर हम 2 सीट पे रोक देते तो जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, हम लोग सत्ता में नहीं, हम लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था में परिवर्तन के लिए हमें उस सोच के लोगों को आगे लेके आना बहुत ज़रूरी है। 2 सीट में कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता जो जनता की सेवा करना चाहता है वो पिछके रह जाता है। जैसा कि देवली में हुआ है या और जगह हुआ है, तो वहाँ का जो कार्यकर्ता, उसकी मनसा इतने साल से मेहनत करते हुए आता है आदमी, और फिर वो समझौते में चली जाए तो मैं नहीं समझता। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनसीपी अपने वजूद के साथ खड़ी हुई है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है। इसीलिए हमारे पास में 50 कैंडिडेट आए थे। 50 कैंडिडेट मतलब पार्टी के साथ इतना बड़ा विश्वास लोगों ने जताया है। दिल्ली की जनता को मैं धन्यवाद करता हूं और उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम एनसीपी की विचारधारा को, अजीत दादा पवार की विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने जो महाराष्ट्र में एनडीए के साथ मिलकर जो नई नई योजना लेके आए हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के लिए थी, चाहे वो बहनों के लिए थी, चाहे वो लाडला भाऊ के रूप में थी, चाहे वो नौजवानों के लिए योजनाएं चलाएं, ऐसी योजनाओं में से प्रभावित होकर दिल्ली के लोगों ने काम करना शुरू किया और मेरा साथ दिया और अभी भी डटे हुए हैं। इन सब की जो हालत है, ये इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, इसके बावजूद भी इनका आज यहाँ बैठना ये सबूत है इस चीज़ का कि ये लोग सेवा करना चाहते हैं। ये लोग आने वाले टाइम में, आपको ये जान ही रहे, कहीं टिकट के लिए नहीं आए थे, ये लोग पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं और इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम उस सीट पे जिस पे भी जिम्मेदारी लगाएंगे वहाँ हम लोग तन मन धन से अपना आपका साथ देंगे। ठीक है। और तीसरी चीज बिल्कुल नहीं चाहते कि कालकाजी विधानसभा से कोई माइनॉरिटी का कोई लड़े, इलेक्शन लड़े। वीरेंद्र जी, इन सब चीज़ों से क्या आम आदमी पार्टी चाहती है कि मैं अपने दिग्गजों को बचा पाऊँ कम से कम? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। जिस जनता ने वोट दिया, उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी पूरी ईमानदारी से निभाई, लेकिन यहाँ के मंत्रियों ने 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देने का काम किया। उन्होंने गंदा पानी पिलाने का काम किया।
जमुना को साफ करने के नाम पर छठ पूजा में आपने देखा होगा महिलाओं को गंदे पानी में उतरना पड़ा छठ मैया की पूजा के लिए। बड़ा दुख की बात है, ना तो छठ के घाट बना पाए और ना ही नौजवानों को काम दे पाए। एमसीडी के 54,000 कर्मचारी आए दिन हड़ताल पे रहे। जो एमसीडी में ये कह के आए थे ये कूड़े का ढेर हटाएंगे, एमसीडी में जनता ने जिता के भेजा, वो कूड़े के ढेर वहीं के वहीं हैं। आज भी दिल्ली के लोग उन गलियों में निकलते हैं तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं हर गली का फोटो बना के भेजते हैं। छोटी सी बारिश हो जाए तो बहुत बुरा हाल। दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा इनको सरकार चलाते हुए हो गए। प्लॉटों में थोड़ी सी बारिश में प्लॉटों में इतना पानी भर गया कि कुछ बच्चे खेलने के चक्कर में डूब के मर गए। सर लगभग 2 साल से जो अपना कार्यकर्ता बनाया है एनसीपी ने या कैडर बनाया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो मेरे लिए खतरा है। नो डाउट ये तो है, खतरा उनके अपने कर्म से है। हमें जनता की सेवा करने आए, जो इन्होंने काम नहीं किए। इनका काम था सहूलियत जो है वो अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए, ना कि खैरात के रूप में। इन्होंने क्या किया हुआ है पंजाब में, ये लोग इन्हीं की सरकार जब सरकार नहीं बनती है तो वादा करते हैं बहनों को हम 1,000 रुपये महीना देंगे। आज आप देख लीजिए पंजाब की बहनें यहाँ पर आके अपना 1,000 रुपये मांग रही हैं, और आज यहाँ पर जब चुनाव आया तो ये कहते हैं कि हम 2,100 रुपये पर मंथ देंगे। वही डीटीसी के कर्मचारी आपसे तनख्वाह मांग रहे हैं, वो तनख्वाह नहीं दी जा रही। वही जल बोर्ड जो 11,000 करोड़ के घाटे में था जब आपने संभाला, आज 70,000 करोड़ के घाटे में आपने पहुंचा दिया है। आज आप कहते हैं कि नौजवानों को मेट्रो हम फ्री में देंगे, 50% आपसे किराया लेंगे। आप यू स्पेशल चलाइए ना, जो दिल्ली है, दिल्ली में जो कर सकते हो, ये तो सिर्फ और सिर्फ आज आपको बोलेंगे कि नौजवानों को मेट्रो फ्री मिलेगी, और कल बोलेंगे हमें केंद्र सरकार, क्योंकि मेट्रो तो केंद्र सरकार के अंडर है, और कल बोलेंगे वो करने नहीं दे रही। ये ब्लेम गेम जो खेलते हैं अरविंद केजरीवाल जिसके मास्टर हैं, जनता समझ चुकी है। इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदल सकता जितना रंग अरविंद केजरीवाल बदलते हैं। आपकी पार्टी का प्रमुख मुद्दा क्या है? हमारा प्रमुख मुद्दा है शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, रोजगार हर नौजवान के हाथ में होना चाहिए। हम लोग अब पिछले 15 साल शीला जी की गवर्नमेंट रही और 10-12 साल इनको हो गए। पिछले 25 सालों से जो मुद्दा है वो है सड़क और नाली और पानी का। बड़े दुख की बात है आज भी टैंकर माफिया या कई लोग जो हमारे कार्यकर्ता भी हैं वो 3 बजे 4 बजे 2 बजे उठ के पानी भरते हैं। बड़े दुख की बात है। जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो इन्होंने बोला था कि मैं हर घर में 5 साल दीजिए, मैं हर घर में टूटी से पानी आपको पिलाऊंगा। वो गंदा पानी पिला रहे हैं, वो जमुना को साफ नहीं कर पाए, वो गलियों को सही रोड नहीं बना पाए। वो शिक्षा मॉडल बोलते हैं, जिन्होंने इतना बुरा हाल शिक्षा का किया है कि गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। वहाँ स्कूलों में इन्होंने एक नई पॉलिसी लाके खड़ी कर दी कि आप 10वीं तक चाहे जैसा बच्चा है उसको फेल मत कीजिए। जो बच्चा फेल नहीं होगा, अगर वो पढ़ने में कमज़ोर है और फेल नहीं होगा तो वो बच्चा पास होके जब 11वीं में जाएगा तो फेल हो जाएगा, 12वीं में जाएगा तो फेल हो जाएगा, कॉलेज नहीं पहुंच पाएगा। जब कॉलेज नहीं पहुंचेगा तो वो बच्चा मजदूर का बच्चा मजदूर ही रह जाएगा। तो दिल्ली की आम जनता के साथ इन्होंने जो गरीब लोग थे उनके बच्चों को, मजदूर के बच्चों को मजदूर बनाने का काम किया है। ऐसी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने का काम करना चाहिए। हमारा नारा है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। तो एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एकल शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ये जो 5 स्टार टाइप के स्कूल खोलने का लाइसेंस जो दिया हुआ है, ये लूट का लाइसेंस बंद होना चाहिए। सभी स्कूल सरकारी होने चाहिए। हम लोग बोलते हैं अगर आप हमारी सरकार बनाओगे तो स्कूल के टीचरों को भी हम लोग सरकारी ऑब्जर्वेशन में उनकी तनख्वाह देंगे और उनकी फीस भी हमारी गवर्नमेंट देगी। हम लोग चाहेंगे कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने बच्चों को डीएम हो या फिर पीएम हो, हर एक का बच्चा बराबरी से पढ़े, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना रहे।